शब्बीर ने पाकपतन में एक ऐसी शादीशुदा औरत को देखा है जो खालिसतन घरेलू औरत थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर घर से बाहर के काम भी कर लिया करती थी। हरे भरे गांव की लहलहाती फसलों के दरमियान शुरू होने वाली मोहब्बत और दोस्ती की दास्तान। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। आसिफ का दोस्त उवैस एक घने दरख्त के नीचे चारपाई पर नीम दराज था और आसिफ सामने ही खेतों में काम कर रहा था। एक तरफ मवेशी बंधे हुए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दरख्त के पीछे ही एक बड़ा सा अहाता था जिसके दरवाजे से बच्चे निकल कर आते जाते और खेलते कूदते दिखाई दे रहे थे। उवैस चारपाई पर नीम दराज तकिया लगाए टिकटॉक किस्म की चीजें देख रहा था। फिर उसने मोबाइल एक तरफ रखा और आंख बंद करके करवट लेकर सो गया। उसकी चारपाई के पास से एक देहाती लड़की घूंघट निकाले गुजर कर अपने घर में दाखिल हो गई। दरवाजे पर रुक कर उसने एक बार पलट कर देखा और फिर अंदर चली गई। सामने खेतों में काम करने वाला आसिफ फारिग हुआ तो बेलचा उठाए चारपाई के पास आ गया जहां उसका दोस्त खर्राटे ले रहा था। अरे ओ हैदराम, सोता ही रहेगा या खाना वाना भी खाना है? उवैस हड़बड़ा कर उठ बैठा। इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था, उठा दिया तूने। अबे तू ख्वाब ही देखता रहेगा या कोई काम धंधा भी करेगा? बल्कि एक बात मेरे समझ में आई। वो क्या? बताता हूँ, पहले भाई रहमत से पूछना पड़ेगा। बल्कि तेरे लिए खाने का बंदोबस्त तो कर लूं। ले, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, भाभी खाना खुद ही लेकर आई। आसिफ की भाभी बड़ा सा घूंघट निकाले दरख्त की तरफ आती दिखाई दी। आसिफ ने बढ़कर अपनी भाभी से खाना ले लिया। ये कौन है? 3 दिन से देख रही हूँ, यहीं पड़ा रहता है। कोई कामकाज नहीं है क्या इसको? भाभी दोस्त है मेरा, काम धंधा ढूंढने आया है, अच्छा दोस्त है। अच्छा चलो ठीक है, कुछ चाहिए हो ना तो मंगवा लेना। ठीक है। अच्छा भाभी, वो रहमत भाई अगर हो ना, उसे बाहर भेज देना। उसके पाँव टिकते हैं घर पे, रात भी देर से ही आता है वो। अरे वो काम धंधा के लिए निकला होगा, तुम्हें पता है, कहीं होगा, आए तो भेज देना और बर्तन में लेकर खुद आ जाऊंगा, ठीक है? इस पूरी गुफ्तगू के दौरान आसिफ का दोस्त उवैस पीट करके बैठा रहा, लेकिन उसने आसिफ की भाभी पर एक नजर जरूर डाल ली थी। ये ले भाई, खाना आ गया। भाभी खाना बहुत अच्छा बनाती। तू एक काम कर, हाथ पाँव धो, आ जा। यार सीने अभी आया, हाथ धो के, भूख भी बहुत जबरदस्त लगी हुई है। यार एक तरकीब समझ आई है मुझे। तू ऐसा क्यों नहीं करता, हमारे साथ काम कर ले? तू कहे तो मैं भाई रहमत से बात करूं, रोटी पानी भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। तू चाहे तो हमारे साथ रह भी सकता है। हाँ यार, तू भाई से बात कर ले, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, यहाँ पे आता जाता रहूंगा। चल ठीक है, बात करता हूँ, खाना तो खोल। खाना तो बड़ा लजीज लग रहा है। एक बात बता, ये भाभी के बच्चे भी हैं क्या? नहीं नहीं, भाभी के बच्चे नहीं है। अच्छा चल भाई, बिस्मिल्लाह कर। आसिफ ने भाई से मशवरा करके अपने दोस्त अवैस को खेतों में काम करने के लिए रख लिया, जहां अवैस की दोस्ती आसिफ की भाभी से हो गई जो दोपहर को खाना देने आती थी। शब्बीर ने देखा कि आसिफ सफाई सुथराई कर रहा था और उसका भाई नाश्ते में मसरूफ था। अच्छा भाभी, मैं जरा हाथ मुंह धो के आता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ। अच्छा भाई, आज आप घर पर हो या कहीं जाओगे? हाँ यार, आज शाम को जाना है मुझे। अच्छा भाभी, वो उवैस खेतों में काम कर रहा है, तो आप उसको खाना दे देना। मैं जरा आज शहर जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। हाँ हाँ, मैं भिजवा दूंगी। वैसे भी बहुत मेहनती लगता है मुझे वो। अच्छा भाभी, वो किसी बच्चे को भेज देना उवैस के पास, उसको कहना कि आवाज लगा के खाना ले। हाँ हाँ ठीक है, नहीं तो मैं किसी बच्चे के हाथ भिजवा दूंगी। ठीक है, ठीक। आसिफ दोस्त को आवाज देने लगा जो क्यारी साफ कर रहा था। यार मैं जरा शहर जा रहा हूँ काम से, भाभी को कह दिया है खाना ला देगी, फिक्र नहीं करना। अच्छा हाँ हाँ, तू जा, खाने की परवाह नहीं है।
चल ठीक है, फिर मिलते हैं। अच्छा। उवैस दोपहर तक खेतों में काम करता दिखाई दिया और फिर दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए बैठ गया। फिर वो उठा और पंप से पानी चलाकर हाथ मुंह धोने लगा। उधर उसके दोस्त की भाभी बार बार दरवाजे से बाहर झांक कर देख रही थी और जब उसने उवैस को वहां देखा तो उसके लिए खाना लेकर आती दिखाई दी। उवैस पलंग पर मोबाइल फोन से खेल रहा था। खाना रख दिया। आसिफ की भाभी हूँ मैं। जी अच्छा, अब किसी बच्चे के हाथ भिजवा देती खाना? बच्चा होता तो मैं क्यों आती? क्या मतलब? कुछ नहीं। खाना कैसा बनाती हूँ? खाना बहुत अच्छा बनाती हैं आप। अच्छा, आसिफ तो आज देर से आएगा। चाय लस्सी वगैरह कुछ भी चाहिए हो ना, आवाज लगा लेना। जी बिल्कुल। आसिफ की भाभी पुरस्कार नजरों से उवैस को देखती हुई चली गई और उवैस परेशान हो गया। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और बर्तन देने के बहाने दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा खुला हुआ था और आसिफ की भाभी सामने ही आंगन में काम करती दिखाई दे रही थी। अरे भाभी, ये खाने के बर्तन ले लीजिए। अरे वहीं छोड़ देते। अच्छा चलो अंदर आ जाओ, चाय बना रही हूँ। नहीं, मैं बाहर ही बैठा हूँ, हवा बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है। अच्छा, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं जी, कोई लड़की पसंद नहीं करती। मेरी और आसिफ की तो एक जैसी किस्मत। क्यों? ठीक ठाक तो हो। देखो ना, मैं भी तो तुम्हें पसंद करती हूँ। इस गैर मुतफ़क़ के जुमले पर उवैस हैरत से उछल पड़ा। हाँ वो जी, वो अच्छी तो आप भी मुझे बहुत लगती हैं। अच्छा तो हो जाए दोस्ती, लेकिन किसी को पता ना चले। वो आसिफ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मगर उसे पता चला तो क्या सोचेगा वो? सोचेगा तो जब उसे कुछ पता चलेगा। तो कर रहे हैं ना हम दोस्ती? जी भाभी, अब मेरा मतलब है जी, ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। अब और चाय? बाद में पीऊंगा। उवैस चला गया और आसिफ की भाभी देर तक हंसती रही। शब्बीर को पता चला है कि मुबैना तौर पर आसिफ की भाभी और उसके दोस्त अवैस के दरमियान न सिर्फ दोस्ती थी बल्कि ताल्लुकात से बढ़कर बहुत कुछ था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि उवैस और आसिफ की भाभी खेत में काम के बहाने आपस में गपशप कर रहे थे। आसिफ दूर झाड़ियों से उनको देख रहा था। फिर जब उसकी भाभी चली गई तो आसिफ अपने दोस्त के पास पहुंच गया। अरे आसिफ, कहाँ है यार तू? कहाँ गायब रहने लगा, नजर नहीं आ रहा? अरे यार कहाँ जाएंगे, यही है, शहर में बहुत काम है। तू ये बता, तुझे खाना तो टाइम पे मिल रहा है ना? हाँ, वो भाभी बेचारी रोजाना देकर जाती है। तभी अभी तो गई है। हाँ देखा मैंने। यार मैं बहुत थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। तू एक काम कर, काम जब से फारिग हो जाए ना तो तू छुट्टी कर लेना, कल मिलता है। चल ठीक है, बस ये थोड़ी सी कटाई रह गई, मैं कटाई कर गया। चल ठीक, चल। आसिफ ने अपने भाई रहमत को उसकी बीवी और अवैस के दरमियान मुबैना ताल्लुकात के बारे में कुछ इस तरह बताया था कि भाई यकीन कर बैठा। फिर दोनों भाइयों ने एक दिन मौका पाकर अवैस का खेतों ही में गला दबा दिया और वाक़े को खुदकशी का रंग देने के लिए उसकी लाश दरख्त से लटका दी। यह है वो दरख्त जिस पर फंदा डाला गया था। पुलिस ने लाश नीचे उतार ली थी और दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया था। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ। ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। ज़ाहिरी शवायद जो उस वक्त नजर आ रहे थे क्राइम सीन से, ऐसा लग रहा था कि मकतूल ने खुदकुशी की है, लेकिन पुलिस को वहाँ पे वकूए को देखने के बाद ये शक गुजरा कि शायद वकूआ उस तरह नहीं है जिस तरह का दिखाया जा रहा है या जिस तरह का नजर आ रहा है।
تو آگے چل کر پتا چلا کہ جائے وقوع جو ہے وہ وہاں سے کافی دور تھی اور اس مقتول کو قتل کر کے یہاں پر لاش کو لایا گیا تھا اور قتل کو خودکشی کا رنگ دیا گیا تھا. مقتول اویس ان کے پاس ملازم تھا. انہیں شبہ تھا کہ آصف کی بیوی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں. اسی بنا پر انہوں نے اس کو قتل کر کے تشدد کر کے اس کے بعد اوپر پھندا ڈال کے باہر درخت کے اوپر اور نیچے اس کی لاش رکھ کے خودکشی کا ڈرامہ رچایا. لیکن الحمدللہ پولیس نے اس میں بہت محنت کی ہے. مقتول کے لواحقین مقتول کو بے قصور قرار دے رہے تھے. ان لوگوں کے پاس کام کرتا تھا, ان لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا پولیس نے. ان سے ہمارے ساتھ پولیس کاپریٹ کر رہی ہے. جو 5% فارق صاحب نے بھی اس میں بہت کاپریٹ کیا, باقی ہم نے بہت کاپریٹ کیا. 2 بندے حراست میں ہیں اور باقی تفتیش ابھی جاری ہے. پاک پتن میں محض شبے کی بنیاد پر ایک شخص کو بغیر تحقیق کے قتل کر دیا گیا. اگر بالفرض مقتول پر الزام درست تھا بھی تب بھی یہ پولیس تھانے کا کیس بنتا تھا. قتل کا کیس ہرگز نہیں تھا. دیکھتے رہیے, کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. لاہور میں ایک شخص ایسا بھی دیکھا گیا جو ایک شادی شدہ عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا اور عورت اپنے شوہر سے طلاق لینے پر راضی نہیں تھی. اس کشمکش نے ایک بھیانک رخ اختیار کر لیا اور آدمی کو جیل کی ہوا کھانی پڑی. میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. 55 سالہ نذیر احمد کا شاید دماغ چل گیا تھا. جوان اولادیں تھیں لیکن اس پر بھوت سوار تھا کہ وہ اس عورت سے شادی کرے گا جس کا ایک 6 سالہ بچہ تھا اور جو نذیر احمد کے گھر ہی میں رہتی تھی. شبیر نے دیکھا کہ اس عورت کا شوہر صبح کام پر چلا گیا تو نذیر احمد بالائی منزل سے نیچے آیا اور اس عورت کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا. مربی میں نے سوچا کہ بازار جا رہا ہوں تو تم سے پوچھ لوں کہ کچھ منگانا تو نہیں ہے. اور وہ کہاں ہے تمہارا شوہر؟ وہ تو کام پہ چلے گئے. تمہارا خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا وہ؟ کہاں خیال رکھیں گے وہ میرا, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. صبح جاتے ہیں اور رات کو آتے ہیں. میں ان کے انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہتی ہوں. بچہ بھی چھوٹا ہے میرا, بازار بھی نہیں بھیج سکتی اسے. یہ ہوتے ہیں آج کل کے نکمے شوہر جو اتنی خوبصورت بیوی کا خیال تک نہیں رکھتے. خیر کیا منگوانا مجھے بتا دو. آپ ایسا کریں مجھے دودھ لا دیں. چھوٹا سو رہا, اٹھے گا تو ناشتہ مانگے گا. ٹھیک ہے ابھی لاتا ہوں. پیسے تو لے لیں. ارے پیسے کو چھوڑو, تمہارے پیسے میرے پیسے ایک ہی ہیں. بس تمہارے ہاتھوں کی بنی ہوئی چائے ضرور پیوں گا. جی بالکل. میں بھی یہاں آیا. نذیر دودھ لینے چلا گیا اور جب لوٹ کر آیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا. وہ بغیر دستک دیے اندر داخل ہو گیا. عورت نے فوراً بڑھ کر چادر سنبھالی اور خود کو سمیٹ لیا. بہت شکریہ آپ کا. تمہیں پتا ہے کہ تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے میں کیا خاص بات ہے؟ نہیں تو آپ بتا دیں کیا خاص بات ہے. اس میں مہندی کی خوشبو آتی جو مجھے بہت پسند ہے. لیکن اب تو کافی عرصہ ہو گیا, مہندی میں نے لگائی نہیں. ارے تو لگاؤ نا, ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہو. اور کیا حال بنا رکھا ہے تم نے. تمہارا شوق کچھ نہ کہتا ہے نہ دیکھتا ہے کچھ. ان کو فرصت ملے مجھے دیکھنے کی تو کچھ بولے نا. لیکن آپ کہتے ہیں تو میں مہندی ضرور لگاؤں گی. یہ ہوئی نا بات. اچھا میں اب جا رہا ہوں اوپر, اور چائے جب بن جائے تو مجھے آواز دے لینا, ٹھیک ہے؟ جی میں آپ کو بلوا لوں گی, بلکہ اوپر ہی بھجوا دوں گی چائے. ہاں لیکن چائے میں شکر کم ملانا. تم جب چائے بناتی ہو نا تو وہ خود بہت میٹھی ہو جاتی ہے. نذیر کی چکنی چپڑی باتوں سے عورت آہستہ آہستہ پھنس گئی تھی اور اب اسے نذیر سے باتیں کرنا اچھا لگنے لگا تھا. شبیر نے دیکھا کہ عورت چائے کی پیالی لیے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی. پھر اس نے اوپر پہنچ کر دروازے پر دستک دی. نذیر نے دروازہ کھولا. یہ لیجیے آپ کی چائے, اور دیکھیں میں نے آپ کے کہنے پہ مہندی بھی لگائی ہے. وہ تو کتنی خوبصورت لگ رہی تمہارے ہاتھوں. وہ خوشبو تو مجھے ویسے ہی آ رہی تھی. آج موسم کتنا خوبصورت ہو رہا ہے. ہم جو باتیں کریں گے نا اس موسم بہت ہی خوبصورت لگے گی. بیٹھو. جی میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ آپ میرا بہت خیال رکھتے ہیں تو بہت خوش ہو رہے تھے. اچھا کیا بات ہے چائے کی. اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. تم نے اپنے آپ کو کبھی شیشے میں دیکھا ہے؟ ارے چھوڑیں بس, کیا دیکھنا اپنے آپ کو. اچھا میں جا رہی ہوں, بیٹا اسکول سے آتا ہی ہوگا. اس کو کون اسکول لاتا لے جاتا ہے؟
बस एक ही तो काम है जो वो संजीदगी से करते हैं। तुम अपने शौहर से मालूम कर लेना, अगर उनको एतराज ना हो तो मैं तुम्हारे बेटे को ले भी आऊंगा और छोड़ भी आऊंगा, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि कुछ लोगों की तरफ बगैर किसी वजह के किस तरह खिंचे चले आते हैं। अभी तुम्हारी उम्र क्या है? अब देखो मैं 55 का हो गया हूँ, लेकिन लगता नहीं हूँ, लेकिन तजुर्बा तुमसे कहीं ज्यादा है। हाँ ये तो है। अच्छा, ये जो ये कशिश है ना, ये मोहब्बत की कशिश होती है। तो क्या शादीशुदा लोग भी ये कशिश रखते हैं? ये मोहब्बत किसी की जागीर नहीं होती है। अब तुमने अगर मुझसे पूछ ही लिया है तो मैं बता देता हूँ, इसमें हैरान होने की बात नहीं है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, मगर खैर। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम भी मुझे बहुत पसंद करती हो। अब देखो, शर्माने की जरूरत नहीं है, जो दिल में है ना वो कह दो। लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ। तो मैं कौन सा कंवारा हूँ? ठीक है, अब तुम जाओ, और एक बात याद रखना, हमारी जो ये बातें हैं ना, ये हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं समझ गई। चलती हूँ। एक ही घर में ऊपर नीचे रहने वाले दो लोग एक ऐसे ताल्लुक में बंध गए जो इंतहाई खुफिया था। वो दोनों इस मुबैना ताल्लुक को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले गए, और फिर एक ऐसा भी वक्त आ गया कि नजीर ने औरत पर अपने शौहर से तलाक लेने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। नजीर बालाई मंजिल से उतरकर औरत के दरवाजे पे पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। उसने दस्तक दी तो 6 साला बच्चा सामने आ गया। कहाँ भेज रहे हैं आप इसको? बाहर जाएगा, टॉफी चॉकलेट खा के कुछ खेल कूद कर लेगा, घर में बैठा रहता है। अम्मी मैं जाऊँ? हाँ बेटा जाओ, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना और जल्दी आना, ठीक है? शाबाश बेटा। मोहब्बत करना बेवकूफों का काम नहीं है, और तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा ज़हीन निकली। आप अंदर आए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर चल के बात करते हैं। आज मैं यही बात करूंगा। हम दोनों इतना आगे बढ़ चुके हैं कि वापसी नामुमकिन हो गई। हाँ शायद हमने, बल्कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे कोई गलती नहीं की है, और अगर की भी है तो उस गलती को सही करने का सिर्फ एक रास्ता है। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मैं अपने शौहर से हरगिज़ तलाक नहीं ले सकती। आपका और मेरा रिश्ता अपनी जगह है। मुझे अपने शौहर से कोई तकलीफ नहीं तो मैं तलाक क्यों लूं उनसे? तलाक का लफ्ज़ औरत की जिंदगी बर्बाद कर देता है। अरे तो ठीक है, मैं शौहर से बात कर लेता हूँ। क्या आपका दिमाग खराब हो गया? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे यही कि तुम्हारी बीवी मेरी तन्हाइयों की हम सफर है। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? इस सब में जितनी कसूरवार मैं हूँ उतने ही आप हैं, और मैं अपने शौहर को बता दूंगी कि आपने मेरी तन्हाई का गलत फायदा उठाया और अब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखो, एक बात गौर से सुन लो। मैं जो फैसला करता हूँ ना, कर लेता हूँ, और तुम्हारे शौहर को हर कीमत पर तलाक देनी होगी। वरना इस सवाल का जवाब छोड़ो। मैं कहती हूँ आपने जो करना है कर लें और निकल जाए यहाँ से, वरना मैं इतना शोर मचाऊंगी ना कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे आप। नजीर अपनी मर्जी का फैसला न करवा सका और शदीद इंतकाम की आग में जलने लगा। फिर एक दिन वो उस औरत के 6 साला बच्चे को, जो नजीर से हिला हुआ था, चीज दिलाने के बहाने बाहर ले गया और एक वीरान मकाम से औरत के शौहर को फोन कर दिया कि अगर वो अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा तो वो उसके बच्चे को कत्ल कर देगा। औरत के शौहर के इनकार के बाद सफाक और दरिंदे ने 6 साला बच्चे को रुमाल से फांसी देकर मार दिया।
اور خود بچے کے باپ کو بتا دیا کہ اس کا بیٹا قتل کیا جا چکا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نذیر اور اس عورت کے درمیان رشتہ کیا تھا؟ قتل کیا جانے والا 6 سالہ معصوم بچہ درندہ صفت نذیر کا سگا پوتا تھا۔ پولیس نے گھناؤنے کردار کو گرفتار کر لیا۔ یہ بات جو ہے پولیس تک پہنچی تب تک وہ بچے کو قتل کر چکا تھا۔ بہرحال پولیس نے اس ڈیڈ باڈی کو ٹریس کیا۔ یہ کیس بالکل انیشلی بلائنڈ تھا۔ اس میں ایک موبائل فون تھا جو ملزم کے پاس، وہ بھی اس نے ٹرن آف کر دیا۔ سی سی ٹی وی کیمراز پہ ان کی ورکنگ کی وجہ سے یہ کیس ٹریس ہوا۔ شبیر نے لاہور میں پیش آنے والے اس گھناؤنے واقعے کی سی سی فوٹیج بھی دیکھی ہے جب سفاک درندہ بچے کو قتل کرنے کی نیت سے لے جا رہا تھا۔ شبیر کا کہنا ہے کہ رشتوں کی پائمالی ایک سفاکی ہے۔ نذیر احمد کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ میں ہوں پارس مسرور، اور شبیر نے اوکاڑا میں دیکھا ہے ایک باہمت بزرگ کو جنہوں نے انتہائی غربت کے باوجود اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ یہ آپ جس سائیکل سوار کو دیکھ رہے ہیں، ان کا نام محمد انور ہے، اور یہ گزشتہ 46 برس سے انہی سڑکوں گلی محلوں میں اخبار فروشی کر رہے ہیں۔ 46 برس میں دنیا بدل گئی، لیکن نہیں بدلا تو محمد انور کا معمول۔ محمد انور نے کم و بیش نصف صدی قبل میٹرک کیا۔ نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھرتے تھے۔ مزید تعلیم کے حصول کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ تب محمد انور نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر حالت میں اپنے خوابوں کی تکمیل کر کے رہیں گے۔ اخبار بیچ کر 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی نہایت دشوار تھا، لیکن محمد انور حالات کے سامنے ایک چٹان ثابت ہوئے۔ شادی بھی کی، اور جب قدرت نے انہیں اولاد سے نوازا تو ان کی تعلیم کے لیے نہ گرمی دیکھی نہ برسات، ان کی سائیکل کا پہیہ چلتا ہے۔ وہ ہر صبح گھر سے آنکھوں میں بچوں کی تعلیم کا خواب سجائے نکلتے اور شام کو واپس لوٹتے۔ یہ ہے محمد انور کا ایک پرانا بوسیدہ سا گھر۔ اسی نیم تاریخ گھر کے کمروں میں ان کے بچے دل لگا کر پڑھتے رہے۔ وقت تیزی سے گزر گیا اور بڑا بیٹا فارماسسٹ بن گیا۔ بیٹی کئی گولڈ میڈل حاصل کر کے ڈاکٹر بن گئی۔ ایک اور بیٹی ایم فل کیمسٹری کر کے لیکچرر بن گئی۔ ایک بیٹی ایم فل زولوجی اور ایک بیٹا بی ایس آنرز کے بعد اب ماسٹرز ڈگری کا طالب علم ہے۔ انتہائی محدود آمدنی میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ محمد انور کے بچے تعلیم، اور وہ بھی اعلیٰ پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ لیکن محمد انور کے بچوں نے باپ کا خواب پورا کر دکھایا۔ یہ گھر جسے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو کوئی قیمتی ساز و سامان دکھائی نہیں دے گا، لیکن اس کی دیواروں، فرش اور کھڑکی پر ٹنگے پردوں سے علم کی خوشبو ٹوٹتی محسوس ضرور ہوگی۔ اس چھوٹے سے بوسیدہ مکان کو گھر میں تبدیل کرنے کے لیے محمد انور اور ان کی اہلیہ کا آپس میں تعاون، بے انتہا محنت اور بچوں سے پیار اور ان کے مستقبل کے خواب کی مضبوط اینٹیں آپس میں جڑی دکھائی دیں۔ محنت کش اخبار فروش محمد انور کے چہرے کو دیکھیے تو اس پر کیسا اطمینان اور سکون نظر آ رہا ہے۔ محمد انور اور ان کے بچوں کا شمار ایسے لوگوں میں کیا جا سکتا ہے جو تعلیم ہی کو اپنا اصل زیور سمجھتے ہیں۔ یہ بچے دنیا کی چمک دمک سے محروم ہونے والے نہیں، بلکہ علم نے ان کو ایک ایسا اعتماد دیا ہے جو قابل تقلید ہے۔ میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا اور اپنے والدین کا، جن کی انتھک اور شبانہ روز محنت اور ہر طرح کے حالات میں ایک مناسب سپورٹ اور رہنمائی اور انکریجمنٹ کی بدولت ہی آج میں اس مقام پر ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے کے بعد آئی ایم ویری تھینکفل ٹو مائی پیرنٹس، جن کی انتھک محنتوں کی وجہ سے آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی MBBS with 7 gold and 2 silver medals. I dedicate all of the success to my parents who worked really hard so that we can achieve our dreams. پہلی سے لے کر میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر میں نے اخبار کا کام شروع کر لیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک میں تقریباً 46 سال سے کام کر رہا ہوں۔ آگے پڑھنا تو چاہتا تھا، پڑھ نہیں سکا۔ وہی شوق پہ میں نے اپنے ذہن میں رکھا کہ اپنی جو تعلیم ہے بچوں پہ پوری کروں گا۔ وہ بچوں نے پڑھ لیا ماشاء اللہ۔ بچے میرے جو ہے سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ ڈی فارمیسی کا فارماسسٹ ہے، سیٹ پہ ہے۔ اس چھوٹی بیٹی اس نے MPhil کیا کیمسٹری میں، نجی کالج میں جا رہی ہے، پڑھا رہی ہے۔ اس سے چھوٹی بیٹی جو ڈاکٹر بن گئی ہے۔ اس سے چھوٹی بیٹی جو زیادہ میں پڑھ رہی ہے، MPhil کر رہی ہے۔
सबसे छोटा बेटा है वो दीपा और BSc केमिस्ट्री में पढ़ रहा है। शुक्र अलहमदुलिल्लाह, जितना भी शुक्र करूँ वो काम में। अखबार फरोश मोहम्मद अनवर ने न सिर्फ अखबार बेचे बल्कि शाम को किसी कंपनी में भी नौकरी की। सुबह 5 बजे साइकिल लेकर निकलने से घर वापसी तक तवील दौरानिया में सिर्फ एक ही ख्वाब था कि बला से हमने न देखा तो और देखेंगे, चमन में गुलशन सौते हजार का मौसम। शब्बीर अब रोजाना आपके साथ साथ होगा, देखना न भूलिएगा, क्योंकि आज के शब्बीर का भी यही कहना है, कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने ओकाड़ा में देखी है एक पुरअसरार कोठी और सुनसान बंगला। 9 लखी कोठी में कौन से राज दफन हैं, इसमें कौन रहता है, इंसान या भूत प्रेत? आइए जानते हैं शब्बीर से। शब्बीर का कहना है कि अगर आप कभी ओकाड़ा गए हो तो आपने ये तिलिस्माती कोठी जरूर देखी होगी। इस कोठी से जुड़ी वो कौन सी दास्तान है जिसने इसको इतना पुरस्कार बना दिया है? कोठी से मुझे कई एकड़ पर आमों के बाग से गंगा जमनी तहजीब की खुशबू क्यों आती है? कौन सर फिरा था जिसने नहर के किनारे 9 एकड़ वीरान जमीन पर जंगल आबाद किया और फिर इतनी बड़ी कोठी बना दी जिसमें 22 कमरे, 4 बावर्ची खाने, लॉक सिस्टम, फर्श, किताबों की अलमारी, लैंप और मेहमान खाने की छत तक को महारत और खूबसूरती से बनवाया गया। ये कोठी इस तरह क्यों बनाई गई कि इंसान एक दरवाजे से निकलकर उसी दरवाजे से बाहर निकलना चाहे तो रास्ता भटक जाए, और जो वापस बाहर निकलने में कामयाब हो जाए उसे 500 रुपए और एक पग का इनाम, और वो भी 100 साल पहले। जरा तसव्वुर कीजिए। शब्बीर जब इस तिलिस्माती कोठी में दाखिल हुआ तो उसे लगा कि जैसे यहाँ बहुत से मकीन रहते हैं, उनकी एक दुनिया आबाद हो, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे थे, बस महसूस किए जा सकते थे। किसी जमाने में यहाँ इंसान रहते होंगे, लेकिन अब तो ये कोठी जिनों और भूतों का मस्कन दिखाई देती है। तो क्या वाकई यहाँ जिन रहते हैं? शब्बीर फूंक फूंक कर कदम रख रहा था और उसके कानों में कुछ इस किस्म की आवाजें आ रही थी। ये कोठी 1912 के अंग्रेज दौर में बनवाई गई थी। यहाँ से एक नहर गुजारी गई तो 1913 में पहली आबादकारी में अंग्रेज अफसर लॉर्ड कोल ने 9000 एकड़ जंगल को आबाद किया था और फिर कोठी तामीर करवाई गई थी, जिस पर 1-2 नहीं 9 लाख रुपए, और उस जमाने के लिहाज से ये कोई मामूली रकम नहीं थी, खर्च किए गए थे। क़याम पाकिस्तान के बाद कुछ अरसे तक लॉर्ड कोल की पोती यहाँ रिहाइश पजीर थी। उसके बाद से अब ये शायद किसी गैर मर्ई मखलूक की आमाजगाह है। मौका और वक्त मिले तो इस कोठी की एक बार सैर जरूर कीजिए और अपनी आंखों से देखिए इस तारीखी इमारत को, क्योंकि शब्बीर का कहना है, कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर किसी दिल के डॉक्टर को ये समझाने की कोशिश की जाए कि दिल का निजाम कैसे चलता है तो उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बत्तख के बच्चे को गौताखोरी सिखाई जाए। डॉक्टर गौरव गांधी, जिन्हें गुजरात का सबसे मारूफ और मसरूफ कार्डियोलॉजिस्ट माना जाता था, एक दिन खुद चल बसे। 16,000 से ज्यादा बाईपास करने वाले सर्जन और डॉक्टर को आखिरी सांस तक ये नहीं पता चल सका कि वो खुद भी दिल के मरीज थे, और फिर एक दिन ऐसा हार्ट अटैक हुआ कि एक ही झटके में उनकी रूह परवास कर गई। इसको कहते हैं चराग तले अंधेरा। बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों के काम आने में खुशी महसूस करते हैं, आप खुद देख लीजिए। शब्बीर ने ऐसी ही एक खातून को देखा जो लोगों को बेरोजगार देखकर उदास हो जाती थी। खास तौर पर वो बेरोजगार नौजवानों से राब्ता करके उन्हें पुलिस में मुलाजमत दिलाने का वादा कर लिया करती थी। अपनी इस खिदमत का वो कोई मुआवजा वसूल नहीं करती थी, लेकिन मुबैना तौर पर दौड़ धूप की मद में बेरोजगारों से माकूल रकम जरूर लेती थी। लोग इस खातून के बारे में ये जानते थे कि वो पुलिस में एक आला ओहदे पर फाइज है। एक दिन हुआ ये कि 15 को एक कॉल मौसूल हुई जिसमें एक नौजवान रो रो कर फरियाद कर रहा था कि वो लुट गया।
पूछने पर पता चला कि कोई खातून अफसर सोनिया है जिन्होंने उसे नौकरी दिलाने की पेशकश की थी और उससे खासी रकम भी ली थी, लेकिन नौकरी नहीं दिलाई। इस कॉल पर पुलिस खुद चकरा कर रह गई कि है उनकी कौन सी ऐसी साथी है जो लोगों से लूट मार कर रही है। फिर क्या था, मोहतरमा सोनिया के घर पे छापा पड़ा, मौसूफा पकड़ी गई और सुना है कि पुलिस की जाली वर्दी भी बरामद की गई। यानी 100 दिन सुनार के और 1 दिन लोहार के। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। मजीद वाकयात और कहानियों के साथ अगले हफ्ते होगी फिर मुलाकात। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।